बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक जो है वो स्टडी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम के आईआर स्पेक्ट्रम को किस तरह से स्टडी किया जाता है, और उसके बाद फिर हम इसकी वेरियस एप्लीकेशंस देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रम की, और ये फिर हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये एक ग्राफ है जिसमें कि ये शो किया गया है कि मुख्तलिफ़ बॉन्ड्स की जो स्ट्रेचिंग है और बेंडिंग है ये किस किस वेव नंबर के ऊपर होती है, मतलब कि किस रेंज में होती है। तो ये ग्राफ जो है ये वेव नंबर अगेंस्ट ये ट्रांसमिटेंस के उसमें की जाती है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। और इसमें हम कहते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज़ यूजुअली स्टडीड इन 2 सेक्शंस। नंबर 1 जो है इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, जो कि द एरिया फ्रॉम 5000 पर सेंटीमीटर वेव नंबर टू 1300 पर सेंटीमीटर इज़ कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप रीजन। यानी 5000 से लेके तकरीबन ये 1300 तक, यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसमें जो पीक्स आती हैं वो हमें बताती हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशंस। The bands in this region are particularly useful in determining the type of functional group present in the molecule। यानी इसमें जो स्ट्रेचिंग या जो बेंडिंग होती है, मोस्ट कॉमनली स्ट्रेचिंग होती है, लेकिन कुछ जगहों पे बेंडिंग भी होती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3000 के मतलब नियर अबाउट हुई है तो हमें पता है कि ये या OH ग्रुप हो सकता है, या यानी एमाइन हो सकता है, या OH ग्रुप हो सकता है, इसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है। उसके बाद OH की स्ट्रेचिंग इधर भी हो सकती है, और कार्बन टू कार्बन यानी जो ट्रिपल बॉन्ड है इनकी स्ट्रेचिंग तकरीबन 2100 से लेके तकरीबन 1900 तक होती है। मतलब इससे हम थोड़ा सा रफ़ आइडिया ले लेते हैं, और उससे हमें जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप को डिटर्मिन करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद जो दूसरा रीजन होता है वो 1300 से लेके 667 तक है। ये 667 वो चीज़ है जो हमने कल देखी थी ना, कि जो हमने माइक्रोन में कन्वर्ट करके देखा था कि हमारा जो है वो ये 1.4 आई थिंक जो माइक्रोन मिनिमम जो एक हमारा जो नॉर्मल आईआर रीजन था, उसमें जो 667 जो थी वो हमारे पास वेव नंबर थी, जिसमें वो मतलब जहाँ पे हम आईआर स्पेक्ट्रम शो कर सकते हैं। सो 1300 से लेके 1667 तक की जो वेव नंबर का रीजन होता है, द एरिया फ्रॉम 1300 पर सेंटीमीटर टू 667 पर सेंटीमीटर इज़ कॉल्ड द फिंगरप्रिंट रीजन। अब पीक, अब इस यानी ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें जो पीक्स होती हैं ना वो हमें एग्जैक्ट कंपाउंड की बताती हैं, और हर कंपाउंड की पीक जो है वो यानी उसकी जो मोड ऑफ जो लाइंस होती है ना, वो हर कंपाउंड की अपनी अपनी होती है, किसी दूसरे की मैच नहीं होती एक दूसरे के साथ। सो इसलिए इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब जैसे आपको पता है कि इंसानों की भी फिंगर के जो प्रिंट्स हैं, जो उंगलियों की के ऊपर ये जो निशान होते हैं, हर एक एक बंदे की, जितने भी लोग हैं, हर किसी का दूसरे से मैच नहीं करता। सिमिलरली जो आईआर स्पेक्ट्रम है इसमें 1300 से लेकर 667 तक का जो रीजन है उसमें जो पीक्स आती हैं या जो ग्राफ बनता है वो हर कंपाउंड का अपना अपना पर्टिकुलर होता है। यानी अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है उसका अपना एक ग्राफ बनेगा, अगर एसिटाल्डिहाइड है तो उसका अपना एक ग्राफ होगा जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से मैच नहीं करेगा, ऑल दो क्लास ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड्स ही हैं। इसी तरह से मेथनॉल का होगा तो वो डिफरेंट होगा, एथनॉल का डिफरेंट होगा। सो हर कंपाउंड का अपना अपना एक यहाँ पे ग्राफ बनेगा। वो मैं भी आपको ना पिक्चर उसकी फॉर्मेल्डिहाइड की शेयर भी कर दूँगी। तो उसको हम कहते हैं ये फिंगरप्रिंट रीजन है, यानी उस फिंगरप्रिंट रीजन से हम डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अ पीक बाय पीक मैच ऑफ एन अननोन स्पेक्ट्रम, यानी अभी हमने एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रम ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास हमें अंदाज़ा हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, हमें ये नहीं पता। अब हमने यहाँ से ग्राफ से इधर से जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वहाँ से हमने डिटरमिन कर लिया कि ये एल्डिहाइड है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो नॉन हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, सब के जो स्पेक्ट्रम्स होंगे ना, उनके साथ हम 1 बाय 1
उस अननोन स्पेक्ट्रम यानी वो जो कंपाउंड जो हमें पता नहीं है कि कौन सा कंपाउंड है, उसके फिंगरप्रिंट रीजन को हम जो नॉन हमारे पास कंपाउंड्स के मतलब डाटा में पड़े होंगे उसके साथ हम पीक बाय पीक कंपेयर करेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि हम मोटा मोटा कर लें, कि रफ कर लें कि अच्छा ये भी पीक है, ये भी पीक है। उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, बट डिफरेंट होगा। सो इसके लिए पीक बाय पीक यानी एक एक लाइन को हमने मैच करना है कि किस जगह पे है, किस वेव नंबर पे है, कितनी हाइट पे है, वो सारा हमें जब हम पीक बाय पीक मैच करेंगे। सो अ पीक बाय पीक मैच ऑफ एन अननोन स्पेक्ट्रम विद द स्पेक्ट्रम ऑफ द सस्पेक्टेड कंपाउंड इन दिस रीजन, यानी जो हमें शक है ना कि जैसे हमें अंदाज़ा हुआ है कि शायद ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के स्पेक्ट्रम्स जो नॉन स्पेक्ट्रम्स है ना वो निकाल लेंगे और उसको अननोन स्पेक्ट्रम को पीक बाय पीक उससे जो है ना कंपेयर करेंगे। मेक लाइक अ फिंगरप्रिंट टू कंफर्म द आइडेंटिटी, यानी जिसके साथ हमारा मैच करेगा ना फिंगरप्रिंट रीजन का स्पेक्ट्रम, अननोन स्पेक्ट्रम का जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो जिस नॉन कंपाउंड के स्पेक्ट्रम के साथ मैच करेगा, दैट विल बी द कंपाउंड। सो इसको हम कहते हैं ये फिंगरप्रिंट रीजन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग सम फंक्शनल ग्रुप मे हैव सिमिलर एब्जॉर्प्शन अबव, मतलब वो कंपाउंड जिनके सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एब्जॉर्प्शन 1500 से अबव पे वो शो करेंगे, बट दे डिफ़र कॉन्सिडरेबली इन फिंगरप्रिंट रीजन, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि उनकी जो सिमिलर एब्जॉर्प्शन अबव यानी फंक्शनल ग्रुप रीजन में तो उनकी सिमिलर एब्जॉर्प्शन हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मतलब सिमिलर हो सकती है, बट फिंगरप्रिंट रीजन में हर कंपाउंड की अपनी अपनी एक जो स्पेक्ट्रम होगा वो होगा और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम इट्स फिंगरप्रिंट रीजन, यानी 1400 या 1300 से लेके 667 पर सेंटीमीटर वाला रीजन में इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड ये है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ कंपाउंड। अब ज़ाहिर है कि इम्प्योरिटी होगी तो उसका स्पेक्ट्रम सेम वैसा नहीं होगा जो प्योर कंपाउंड का होगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ऑल्सो यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम विद द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑथेंटिक सैंपल ऑफ कंपाउंड, यानी हम प्योर सैंपल उस कंपाउंड का, यानी हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यानी ये है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड, अब हमने इसकी प्योरिटी देखनी है तो हम देखेंगे कि जो प्योर फॉर्मेल्डिहाइड है उसका स्पेक्ट्रम और जो हमें कंपाउंड दिया गया है जिसमें शक है कि इम्प्योरिटी है, क्या वो सेम मैच कर रहा है फिंगरप्रिंट रीजन में। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। ठीक है। अच्छा, a pure sample always consist of sharp peaks and bands, while impure sample will consist poor bands and also the additional bands, यानी जो bands इसके होंगे ना मतलब जो lines इसकी होंगी प्योर की, उसके अलावा भी कुछ additional bands या lines होंगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंपाउंड जो है वो प्योर नहीं है बल्कि इम्प्योर है। इम्प्योरिटीज़ की वजह से एडिशनल बैंड्स आ जाएंगे और जो शार्प पीक्स हैं वो भी उतनी शार्प नहीं होंगी क्योंकि जाहिर है कि जो इम्प्योरिटी है वो हिंड्रेंस करेगी। अच्छा, नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, के किसी कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर भी डिटर्मिन कर सकते हैं। ऑल मेजर फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब देयर करेक्टरिस्टिक वेव नंबर, मतलब वो अपने करेक्टरिस्टिक वेव नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रॉम द डाटा अवेलेबल ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज द प्रोबेबल स्ट्रक्चर कैन बी प्रेडिक्टेड, यानी अगर हमें पता हो कि जी अच्छा इस जो कंपाउंड है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें जो एब्जॉर्प्शन हुई है वो जिस वेव नंबर पे हुई है वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यानी जिस वेव नंबर पे हुई है वो हम देखते हैं कि वो उसमें वो कार्बोनाइल ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कार्बोनाइल है। फिर उसके बाद उसको हम CH की अगर वो मतलब दे रहा है
एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बन के साथ मतलब हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप की एब्जॉर्प्शन होगी, तो उससे हम जो हमारे पास पीक्स आएंगी डिफरेंट उस पर वेव नंबर पे, उससे हम मतलब एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, कि ये एल्डिहाइड होगा या कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। यानी हम उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसकी जिस वेव नंबर पे है वो हमने ये जो पीछे ग्राफ देखा था, मैंने आपको दिखाया था ये वाला, एक मिनट, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला, इसमें से हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो है वो कंपाउंड मतलब उसमें कहाँ कहाँ किस किस वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो की है। इन सम केमिकल डाटा, इफ़ सम केमिकल डाटा इज़ अवेलेबल इट कैन लीड टू द कन्फर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। और अगर हमें उसके कुछ केमिकल करेक्टर यानी केमिकल रिएक्शन से भी हम उसको कंफर्म कर लें तो हमारे पास जो है वो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कंपाउंड कौन सा है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो एसिड्स एग्जिबिट बैंड्स फॉर आयनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन सॉल्ट। यानी जो आपको पता है ना कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एमाइन ग्रुप होता है। उसमें जो कार्बोक्सिलिक होता है वो एनाइन की फॉर्म में COO-1 की फॉर्म में होता है और एमाइन सॉल्ट्स NH3+ की फॉर्म में होते हैं। नो बैंड्स फॉर फ्री NH2 एंड COO ग्रुप इज़ ऑब्जर्व्ड। यानी हम जो बैंड्स देखते हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी जो जिस वेव नंबर पे आते हैं वो ये इस आयनिक फॉर्म के कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COO नेगेटिव को शो करता है और इधर से NH3+1 को शो करता है। कोई बैंड ऐसा नहीं है जो ये शो करता हो कि NH2 भी प्रेजेंट है और COOH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ NH3 नहीं लगा। यानी ये न्यूट्रल फॉर्म वाला जो हमें ग्रुप्स जो हैं वो उसको शो नहीं करते एब्जॉर्प्शन। कोई भी लाइन जो है वो इन दोनों ग्रुप्स को शो नहीं करती। सो हम इसे स्ट्रक्चर जो डिटरमिन कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटराइन फॉर्म। ज्विटराइन फॉर्म आपको पता है कि इसमें NH3 के ऊपर प्लस होता है और इधर कार्बोक्सिलिक के ऊपर -1 होता है। ओवरऑल अमाइनो एसिड्स नेगेटिव होते हैं बट इंटरनली दे कंटेन चार्ज, इक्वल चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल जो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो हम पीछे क्वालिटेटिव का देख रहे थे कि जो उसकी करेक्टरिस्टिक को बताता है। क्वांटिटेटिव मींस कि उसकी क्वांटिटी के लिहाज से। सो इट हेल्प्स टू मेक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर, कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मिक्सचर है, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, तो उसको हम उसकी क्वांटिटी को भी हम सर्टेन कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर लेते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी डन बाय नंबर 1, एक हम ये कर लेते हैं मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड करेक्टरिस्टिक्स टू ईच कंपोनेंट। यानी हम जो है ना प्योर कंपोनेंट की जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन बैंड, यानी हम जो वो उसका वो स्पेक्ट्रम हम देख लेते हैं कि जो प्योर कंपोनेंट का क्या होगा। उसके बाद नोइंग द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यानी प्योर कंपोनेंट के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, जो मिक्सचर होगा उसका भी हम स्पेक्ट्रम ले लेंगे और फिर देख लेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो जिस मतलब प्योर कंपोनेंट के साथ उसको मैच कर लेंगे कि प्योर कंपोनेंट की जहाँ पे हुई होगी, अगर उधर उसने एब्जॉर्ब किया तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये कंपोनेंट है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कमर्शियल ज़ाइलीन जो है वो बेंजीन कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, जिसमें वो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन में, एक तो पैरा पे होता ही है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये एक CH3 तो होता है, दूसरा एक इधर लग सकता है या फिर इधर लग सकता है या इधर लग सकता है। जो इधर CH3 होगा उसको हम कहेंगे ये ऑर्थोज़ाइलीन है, अगर यहाँ पे होगा तो मेटाज़ाइलीन होगा और अगर इधर होगा तो पैराज़ाइलीन होगा। एक तो अंडरस्टूड है कि इधर ही होना है। दूसरे की पोजीशन के लिहाज से हम उसको ऑर्थो, मेटा और पैरा कहेंगे। अच्छा, अब क्या है कि कमर्शियल ज़ाइलीन एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ these isomers ortho, para and ortho, meta and paraxylene.
द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी डन ईजीली। सो हम क्या कर लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर कैन बी डिटर्मिन बाय टेकिंग द IR स्पेक्ट्रम ऑफ द मिक्सचर। उसमें हम देख लेते हैं कि जो ऑर्थो आइसोमर है वो 740 पर सेंटीमीटर वेव नंबर पे ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। सो आपके पास मतलब ये आपको ये पता है कि प्योर की यहाँ पे है, तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपका स्पेक्ट्रम है इसमें आपके पास एक पीक इधर आती है, ठीक है, और एक आपके पास 880 पे आ जाती है और दूसरी जो है वो 830 पे आती है, ठीक है। तो आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो है वो 740 पे है, ठीक है, दूसरी आपके पास 830 पे है और दूसरी जो है वो 840, तीसरी जो है 840 पे है। आपके पास ये 3 लाइंस आ जाएंगी। आप कंपेयर करेंगे प्योर कंपोनेंट के उसके साथ कि आपको पता है कि अगर ये 740 पे आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑर्थो आइसोमर भी है और इसकी जो वो है ना हाइट, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। इसी तरह से 880 पे जो है वो आपकी 880 पे जो आपकी आई है वो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो है वो ये मेटा आइसोमर भी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये 2 आती हैं और तीसरा नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास पैरा नहीं है, जो कि आमतौर पे होता नहीं है, मिक्सचर में तीनों ही होते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन जो है वो आपकी वो पीक की हाइट से जो है वो आप सर्टेन करेंगे। Mixture of known composition are recorded and working curves are drawn for ortho para and meta, यानी कि ये वही जो इनकी इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं। The percentage composition of isomer can be calculated फ्रॉम द वर्किंग कर्व्स के वो हम इन कर्व से ही जो है वो हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ आ जाता है आपके पास डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ मैक्सिमम व्हेन प्रोटॉन डोनर ग्रुप एंड द एक्सिस ऑफ लोन पेयर ऑर्बिटल्स आर कोलीनियर। कोलीनियर का क्या मतलब है? अच्छा, कोलिनियर से मुराद क्या है कि आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O है, ठीक है। अब उसके बाद ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के H के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों अगर यानी ये लोन पेयर और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये यानी ये दोनों एक ही लाइन में हों, एक ही मतलब एक दूसरे के साथ लीनियरली प्लेस्ड हों, तो इसको हम कोलिनियर कहेंगे। तो इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? द स्ट्रेंथ वेरीज इन्वर्सली टू द डिस्टेंस बिटवीन द H वन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन ऑफ द अदर, के ये जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये सर्टेन करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। वो तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है तो उनकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन एटम एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रॉन रिच जो एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो बॉन्ड वीक होगा, अगर कम होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, और दूसरे ये कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप, यानी जैसे एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप कौन से हैं जो कि इजीली एच रिलीज़ कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप, या जिनमें हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। दे अंडरगो सेल्फ डिसोसिएशन। सेल्फ एसोसिएशन मीन्स कि ये आपस में ही जैसे वो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर या पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में ही एक दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के तो सेल्फ एसोसिएट हो जाते हैं। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास जो 2 कंडीशंस हैं, एक ये है कि जब आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो तो ये पॉलीमेरिक एग्रीगेट्स होते हैं जो मतलब लम्प्स या
यानी आप कह लें कि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक गुच्छा सा बना लें। द absorption of aggregates form occurs at lower frequencies because वो ज़ाहिर है कि आपस में इतने एसोसिएटेड होते हैं कि वो ज़्यादा IR रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते। सो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ पे होते हैं और वो उनका जो जब लोअर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो वो ब्रॉड बैंड यानी शार्प पीक्स नहीं होती बल्कि मोटी मोटी पीक्स होती हैं। व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज़ डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो क्या करेगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मतलब बनने से रोकेगा या वो मतलब बनने में हेल्प नहीं करेगा। सच एज CCl4 द एग्रीगेट्स और पॉलीमर्स ब्रेक्स। तो जब हम ये इन्हीं सॉलिड्स को जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा कि एग्रीगेट्स या पॉलीमर ब्रेक हो जाएंगे। जब वो ब्रेक होंगे और इनटू डाइमर और मोनोमर, और ड्यू टू दिस द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू द हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब क्या है कि वो अलग-अलग हो गए हैं और उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़ाहिर है कि वो मतलब वो हर एटम जो है हर मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे वो मतलब एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी पीक जो है वो शार्प हो जाएगी।